गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रत्यावर्ती धारा के चैप्टर में या अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में पिछले टर्म पर हम लोगों ने धारा के वर्ग माध्य मूल मान को निकाला था। आज हम इसमें फेज़र एंड फेज डायग्राम पढ़ेंगे, यानी कला समंजक तथा कला आरेख जिसको कहते हैं, तथा कुछ सर्किट्स जो एसी सर्किट्स कहे जाते हैं या विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले फेज़र एंड फेज डायग्राम। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ या एसी सर्किट में अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इसको हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं, तथा अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति समान होती है, परंतु परिपथ में प्रेरकत्व, जिसको इंडक्टर कहते हैं, एल एवं धारिता सी की उपस्थिति में, कैपेसिटर सी की उपस्थिति के कारण यह आवश्यक नहीं है कि जब परिपथ में वोल्टेज अधिकतम हो तो धारा भी अधिकतम हो, और जब वोल्टेज न्यूनतम हो तो धारा भी न्यूनतम हो। अर्थात यह आवश्यक नहीं कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज एवं धारा समान कला में हो। तो इसको आप समझ गए होंगे कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जब वोल्टेज मैक्सिमम हो तो करंट भी मैक्सिमम हो, और जब वोल्टेज मिनिमम हो तो करंट भी मिनिमम हो। यह आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं कि ये कलांतर है उनमें, यानी कि ये दोनों समान कला में नहीं है। तो इसके अनुसार परिपथ तीन प्रकार के हो सकते हैं। पहला, धारा व वोल्टेज समान कला में हो। दूसरा, धारा वोल्टेज से कला में अग्रगामी या लीडिंग हो। तीसरा, धारा वोल्टेज से पश्चगामी या लैगिंग हो। तो इसमें समीकरण इस तरह से हम लिखते हैं, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो यहाँ पे चित्र में आप देख के समझ सकते हैं कि V बराबर V0 साइन ओमेगा टी ये वोल्टेज के लिए है, लेकिन करंट इससे 5 डिग्री आगे है, यानी उसका दोनों के बीच में कलांतर 5 है। अब इसको हम कैसे इससे चित्र से द्वारा समझेंगे। तो मान लिया कि यहाँ पे जो V0 है उसके बीच में कोण ओमेगा टी है, और यह जो दूरी बता रही है यह V है। तो साइन ओमेगा टी क्या होगा, लंब बटा कर्ण, यानी V अपॉन V0। तो V बराबर क्या होगा, V0 साइन ओमेगा टी। तो इस तरह से इसको हम फेजर डायग्राम कहते हैं। इसी प्रकार I करंट इस ओमेगा टी से 5 डिग्री आगे है, तो इसको हम 5 डिग्री आगे बताएंगे। तो कुल कोण जो होगा ओमेगा टी प्लस 5। अब अगर यह वैल्यू वाई एक्सिस पर, जिसको हम दिखाएंगे बाद में, अगर यह I है तो यहाँ पर भी साइन ओमेगा टी प्लस 5 इक्वल टू होगा I अपॉन I0। तो I अपॉन I0 से हमारा समीकरण मिलेगा I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो यहाँ पे दोनों में हम साइन थीटा का जो प्रयोग करते हैं लंब बटा कर्ण, उसी से हम इस समीकरण को लिख लेते हैं। तो इसको प्रैक्टिस आपको करना होगा। अब प्रत्यावर्ती धारा सर्किट्स में कुछ हम शुरू करते हैं कि जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध R है, यानी केवल प्रतिरोध है और एसी सर्किट में लगा हुआ है, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट इसको कहते हैं। तो किसी क्षण तार के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज V हो तो V इक्वल टू क्या होगा, V0 साइन ओमेगा टी। यह समीकरण नंबर 1 मान लिया। यहाँ पे देखिए इसका चित्र बनाया गया है। एसी सर्किट का एसी का ये सिंबल होगा। तो V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी यहाँ पे लगा हुआ है एसी सिग्नल, और यहाँ पे केवल सर्किट में प्रतिरोध R है। अब हम इस प्रतिरोध R के द्वारा किस तरह से हम I और V दोनों में संबंध निकालेंगे, आइए उसको समझते हैं। तो माना धारा I है, तब V इक्वल टू IR, यानी V0 साइन ओमेगा टी इक्वल टू IR, या I इक्वल टू V0 अपॉन R साइन ओमेगा टी। इस V0 अपॉन R को हम पीक वैल्यू ऑफ करंट या करंट धारा का महत्तम मान मान सकते हैं। तो यह हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी। तो I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, यह समीकरण नंबर 2 हो गया। अब 1 और 2 की तुलना करने पर, यानी समीकरण नंबर 1 देखिए और 2 देखिए, दोनों की तुलना करने पर हमको मिल रहा है कि दोनों में किसी प्रकार का कलांतर नहीं है, यानी दोनों समान कला में हैं। यानी समीकरण 1 एवं 2 की तुलना करने पर पता चलता है कि शुद्ध प्रतिरोध वाले एसी सर्किट में वोल्टेज V तथा धारा I सदैव समान कला में होंगे, सेम फेज में होंगे। अब इनका ग्राफीय निरूपण किस प्रकार से है और इनका फेज डायग्राम किस प्रकार से, इसको देख लें। तो फेज डायग्राम अभी बनाया गया था। यह देखिए, यह I0 है और यह V0 है, और यहाँ पे ओमेगा टी यानी कोण दोनों के लिए बराबर है। तो I इक्वल टू I0
साइन ओमेगा टी हम लिख लेंगे और v इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी हो जाएगा। फेजर डायग्राम एक जैसा होगा, यानी एक ही कोण दोनों को निरूपित करेगा। यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे देखिए v इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, यानी कि जब v 0 है तब I भी 0 है, यानी कोण ओमेगा टी का मान अगर थीटा हम 0 रखें तो v भी 0 आएगा, I भी 0 आएगा इन दोनों समीकरण से। यहाँ पे देखिए अगर इसमें ओमेगा टी का मान 0 रखें तो v इक्वल टू 0 हुआ, यहाँ पे ओमेगा टी का मान 0 रखें तो I इक्वल टू 0 हो गया, यानी दोनों के लिए v और I 0 डिग्री पर 0 डिग्री है। ठीक इसी प्रकार पाई बाई 2 मैक्सिमम होगा v और I पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री पर, यह जो दोनों पॉइंट दिखाए जा रहे हैं। और इसी प्रकार पाई पर 180 डिग्री पर पुनः v और I दोनों 0 हो जाएंगे, और इसी तरह से यह 270 डिग्री यानी 3 पाई बाई 2 पर फिर हम इस तरह दिखाएंगे, लेकिन अब यह निगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम होंगे और 2 पाई पर पुनः 0 हो जाएंगे। तो यह v और I दोनों समान कला में चल रहे हैं कि जैसे v और I दोनों में एक ही प्रकार के कोण हैं यहाँ पे और दोनों एक ही प्रकार से यहाँ पे चल रहे हैं, यानी दोनों में समान कला है, दोनों सेम फेज में है। दूसरा, जब परिपथ में केवल स्वप्रेरकत्व L है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, तो इसमें भी हम उसी तरह से करेंगे। प्रत्यावर्ती वोल्टेज सिग्नल लगा हुआ है V और यहाँ पे एक इंडक्टर L लगा हुआ है, तो इसमें v इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी जब हम अप्लाई करते हैं तो प्रत्यावर्ती धारा इसमें प्रवाहित होती है। तो प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने से इसमें सेल्फ इंडक्शन के कारण एक विरोधी विभवांतर प्रेरित हो जाता है जो मुख्य धारा को घटाता है, मुख्य वोल्टेज को अपोज करता है। तो यह हम लोग सेल्फ इंडक्शन या स्वप्रेरकत्व में पढ़ चुके हैं। अब आइए देखते हैं। तो जब कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली के सिरों के बीच एक विरोधी विभवांतर प्रेरित होता है जिसका मान LdI/dt होता है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो नेट तत्कालिक विभवांतर क्या होगा, V0 साइन ओमेगा टी हमने लगा रखा है, विरोधी विभव है LdI/dt, तो नेट होगा V0 साइन ओमेगा टी माइनस LdI/dt। क्योंकि परिपथ का प्रतिरोध शून्य है तो इसमें किसी प्रकार का और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो हम लिखेंगे V0 साइन ओमेगा टी माइनस LdI/dt इक्वल टू 0 या LdI/dt इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। DI को हम लिखेंगे V0 अपॉन L साइन ओमेगा टी dt। इंटीग्रेट करेंगे कुल करंट प्राप्त करने के लिए, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे DI के लिए और V0 बाई L बाहर हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी dt होगा। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V0 बाई L और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ओमेगा टी और अपॉन ओमेगा, इसको उसी प्रतिस्थापन विधि द्वारा किया जाएगा, तो माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा होगा। अब माइनस V0 अपॉन ओमेगा L कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि इसको जब हम साइन के रूप में बदलेंगे तो क्या मिलेगा हमको, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पे माइनस बाहर है तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, चूंकि माइनस कॉस थीटा है इसलिए हम यहाँ पे पहले ओमेगा टी लिखेंगे फिर माइनस पाई बाई 2 लिखेंगे, तो यह हो जाएगा समीकरण V0 अपॉन ओमेगा L साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो यहाँ पे ध्यान देंगे समीकरण को बदलने के लिए, एक बार पुनः समझ लें। यहाँ है माइनस कॉस ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी मतलब मान लिया माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा को हम लिखेंगे कॉस थीटा माइनस 90, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा यह हो जाएगा साइन थीटा। तो जब हमको माइनस की वैल्यू लगाना होगा तो हम इसको पलट देंगे, यानी कि लिखेंगे थीटा माइनस 90, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो यह समीकरण हो गया V0 अपॉन ओमेगा L साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब परिपथ में धारा का महत्तम मान I0 इक्वल टू V0 बाई ओमेगा L है। यहाँ पे देखिए महत्तम मान V0 अपॉन ओमेगा L है, तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। यह समीकरण नंबर 2 है। 1 और 2 को तुलना करने पर देखेंगे कि यहाँ पे पाई बाई 2 पीछे हो गया, माइनस पाई बाई 2, तो समीकरण 1-2 से तुलना करने पर पता चलता है कि केवल प्रेरकत्व वाले प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I वोल्टेज V से कला में पाई बाई 2 अथवा 90 डिग्री पश्चगामी होती है। तो 90 डिग्री पश्चगामी
धारा होती है जो प्योरली इंडक्टिव सर्किट है जिसमें प्रेरकत्व है। अब I जीरो इक्वल टू वी जीरो अपॉन ओमेगा एल हम लिखेंगे। इस ओमेगा एल को हम एक्सएल लिखते हैं। ये देखिए प्रतिरोध की तरह से काम कर रहा है। जैसे I इक्वल टू वी बाई आर होता है, उसे तुलना करने पर आप पाएंगे कि यह प्रतिरोध की तरह कार्य करता है। तो इसको हम प्रतिरोध नहीं कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सएल जो है वह प्रेरण प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस है ये सर्किट का। तो एक्सएल परिपथ का प्रेरण प्रतिघात या इंडक्टिव रिएक्टेंस इसको हम कहते हैं। अगर आवृत्ति f है स्मॉल f, तब ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है, ये हमको पहले से पता है। तो हम एक्सएल को लिखेंगे ओमेगा एल या 2πfl लिखेंगे। तो अगर एल हेनरी में है तो एक्सएल ओम में होगा। अब आइए इसका फेजर डायग्राम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, चूंकि करंट π/2 पीछे चल रही है, तो जब वोल्टेज जीरो है तो करंट देखिए माइनस यहाँ पे मैक्सिमम है। फिर जब यह मैक्सिमम वोल्टेज हुआ तो करंट जीरो हो गई। फिर डायग्राम को देखिए यहाँ पे, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, तो यहाँ पे जब ये जीरो है तो करंट माइनस है। जब करंट ये वोल्टेज मैक्सिमम हुआ तो करंट जीरो हो गई। पुनः जब यह करंट यहाँ पे देखिए मैक्सिमम हुई तो वोल्टेज जीरो हो गया। तो इस प्रकार इस क्रम से ये बढ़ता है, यानी कि करंट हमेशा -π/2 यानी π/2 90 डिग्री पीछे चलती है। फेजर डायग्राम में यहाँ पे वी जीरो यह हो गया जो वोल्टेज को दिखा रहा है ओमेगा टी, और यहाँ पे टोटल वी जीरो से π/2 पीछे आई जीरो को दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए, तो जो बीच का ये एंगल बचा वह क्या होगा, π/2 माइनस ओमेगा टी। ठीक, तो यहाँ से हम आई इक्वल टू आई जीरो ओमेगा टी माइनस π/2, चूँकि ये पीछे डायरेक्शन में है एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे आई इक्वल टू आई जीरो ओमेगा टी माइनस π/2 और v इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी इस वोल्टेज के लिए लिखेंगे। तो इस प्रकार इस फेजर डायग्राम को समझ लेंगे और इसे पुनः प्रैक्टिस कर लेंगे। तो यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और फेजर डायग्राम दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टर्म पर हम कुछ और सर्किट डिस्कस करेंगे। तब तक इसको कॉपी में नोट कर लें और प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।